Hello students, myself Vikas Kumar Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. Today we will discuss about the hospital as an organization and management system of hospitals. तो पहले हम एक रिव्यू देख लेते हैं। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था। हमने हॉस्पिटल के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने हॉस्पिटल के बेसिक जानकारियाँ दे दी थी। हॉस्पिटल कितने टाइप से होते हैं, उसके थोड़ा बहुत फंक्शन देखे थे। अब हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरह या कैसे हॉस्पिटल्स काम कर सकता है ना। हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन द हॉस्पिटल वर्ड हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, जैसे कि मैंने बताया था होप्स, एज वी नो, विच मीन्स ए होस्ट और द गेस्ट और द हॉस्टल्स, है ना। तो होप्सेस होते हैं, उसका लैटिन वर्ड है। सम ऑल्सो believes that the origin of the hospital from the hospitums, the rest house for the traveler of the night settlers, showing the hospitality to the guest। मतलब गेस्ट के लिए जिस प्रकार हमने हॉस्पिटलिटी मतलब सुख सुविधा प्रदान करते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी हॉस्पिटलिटी शब्द को इस हॉस्पिटल के साथ जोड़ा गया है। लेकिन यहाँ पे जो है वो एजुकेटेड, सम क्वालिफाइड, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स, नर्स, फार्मासिस्ट होते हैं, जिसके द्वारा हम किसी भी मनुष्य के जो डिसीज़ है उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं या उसका प्रिवेंशन करते हैं। हॉस्पिटल इज ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड लॉजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द नंबर ऑफ द पर्सन विच डिफरेंट लेवल नॉलेज एंड द स्किल फॉर द अचीविंग द कॉमन गोल फॉर द पेशेंट केयर थ्रू ए हायरार्ची ऑफ द अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि कोई भी हॉस्पिटल जो है वह किसी भी पर्टिकुलर पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के लिए क्वालिफाइड होता है, और जितने भी फार्मासिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेस होते हैं, या जितने भी हॉस्पिटल के स्टाफ होते हैं, उनमें यह कॉमन गोल होता है ताकि उस पेशेंट का पर्टिकुलर डिसीज़ के बारे में वह उसको डिसीज़ जो हुआ रहता है या फिर कोई भी फ्रैक्चर हुआ रहता है उसको हम अचीव कर सकें। एंड द ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रोसेस grouping the achieving the workable unit and the connect by the authority communication and control। और ये हॉस्पिटल जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होता है जो कि एक पर्टिकुलरली एक एम को अचीव करता है, जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। एक अथॉरिटी होता है, कम्युनिकेशन के थ्रू एक दूसरे से अटैच्ड रहते हैं, और वह कंट्रोल होता है एक हेड के द्वारा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन शब्द कैसे होता है। ऑर्गेनाइजेशन इज़ द एनाटॉमी एंड मैनेजमेंट इज़ द फिजियोलॉजी ऑफ द प्रोसेस। जिस तरीके से हमारा शरीर, हमारे जो सिलेबस होते हैं उसमें एनाटॉमी होता है, और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक एनाटॉमी की तरह काम करता है, और जो मैनेजमेंट होता है वो फिजियोलॉजी ऑफ द प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस का वो फिजियोलॉजी के रूप में काम करता है। ऑर्गेनाइजेशन इज द सिस्टमेटिक ब्रिंग टुगेदर ऑफ द इंटरडिपेंडेंट पार्ट टू फॉर्म ए यूनिट होल थ्रू विच अथॉरिटी कंट्रोल एंड द कोऑर्डिनेशन में बी एक्सरसाइज टू अचीव ए गिव द पर्पस डिमांड। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में सभी मिलजुल के काम करते हैं, पर्टिकुलरली एक हेड होता है जो कि उसको कंट्रोल करता है। उसके अंतर्गत जितने भी स्पेसिफाइड जो डॉक्टर्स हैं, फार्मासिस्ट है, वो आते हैं, और वह एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, चाहे वो कितने भी बड़े पोस्ट में हो। और जो अथॉरिटी होता है, वह अथॉरिटी जो है वो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करके रखता है। हर एक जो यूनिट होता है उसका पर्टिकुलरली अलग अलग काम होता है, जिसको एक अथॉरिटी कंट्रोल करके रखता है, और उनके कामों को भी वह कंट्रोल करके रखता है। देन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रेजेंटेड बाय द बेसिक्स ऑर्गेनाइजेशन चार्ट फॉर्मिंग द स्केलेटन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जिस प्रकार कि एक मनुष्य का स्केलेटन उसका ढांचा होता है, उसी प्रकार ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है उसको प्रिपेयर करना उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वह ढांचा होता है कि किस प्रकार से काम होगा,
है ना, किस प्रकार से कौन कितना काम करेगा, कैसे रहेगा, किस तरीके से किसका रोल क्या रहेगा, डॉक्टर्स का रोल रहेगा उसका ट्रीटमेंट करना, देखभाल करना, फार्मासिस्ट का रोल रहेगा पर्टिकुलरली उसको मेडिसिन प्रोवाइड करना, नर्स का उसका देखभाल करना, जो साफ़ सफाई वाले हैं उसका साफ़ सफाई काम करना, और जो अदर यूनिट्स हैं वो भी अपना अपना काम अच्छे से तरीके से कर सके। यह जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत देखा जाता है। जैसा कि हम इस जो स्ट्रक्चर है उसके थ्रू हम देख सकते हैं कि जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसका वो जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो किस प्रकार होता है, स्ट्रक्चरल होता है, जिसमें सेंट्रलाइज होता है और डिसेंट्रलाइज होता है, एक मिक्स्ड होता है। और मसल्स को यहाँ पे वर्ड्स के रूप में दिया गया है जिसमें फॉर्मुलेशंस होता है, सुपरविजन एंड सुपरवाइजर्स आर देयर नर्व्स के कहा गया है। जिस प्रकार एक शरीर का तुलना एक हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन की भांति किया गया है, जिस प्रकार हमारे शरीर में स्ट्रक्चर होते हैं तो स्ट्रक्चर जो ढांचा बनाता है वो स्केलेटन बनाता है, उसी प्रकार हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन में जो स्ट्रक्चर होता है वह उसका ढांचा होता है। इसमें डिसेंट्रलाइज हॉस्पिटल होता है, सेंट्रलाइज हॉस्पिटल होता है और एक मिक्स्ड हॉस्पिटल होता है। ऑर्गेनाइजेशन जो रहता है उसमें जो फार्मूलेशंस है उसका जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसको इन्होंने मसल्स की संज्ञा दी गई है। और जो सुपरविज़न एंड अथॉरिटी होते हैं जो सुपरफिशियली काम करते हैं और जो कंट्रोल करते हैं हर चीज़ को, जिसे शरीर में नर्व्स कंट्रोल करता है, उसी प्रकार से यह सुपरविज़न अथॉरिटी को यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। मसल्स के अंतर्गत पार्टिसिपेशन फार्मूलेशन में जॉब अरेंजमेंट एंड डेलीगेशन को रखा गया है। सुपरविज़न अथॉरिटी में हायरार्ची, ग्रुपिंग, इंटीग्रेशन को रखा गया है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने अभी स्टडी किया है, उसी तरह उसमें हम पहला है सेंट्रलाइज है, जिसको हम स्केलेटन या स्ट्रक्चर या ढांचा के रूप में पढ़ें। सेंट्रलाइज द इम्प्लीस स्टैंडर्डाइजेशन, यूनिफॉर्मिटी एंड सेंट्रल अथॉरिटी। जो सेंट्रलाइज होता है वह यूनिफॉर्मिटी होता है, एक समान होता है, और सेंट्रलाइज अथॉरिटी होता है फ्रॉम द वन साइड इज इंश्योर द बेटर डिसीजन मेकिंग कोऑर्डिनेशन। और उसके अंतर्गत जो वह डिसीजन लेता है, डिसीजन मेकर होता है और कोऑर्डिनेशन करके रखता है सभी जितने भी हॉस्पिटल के यूनिट्स हैं, स्टाफ है, उनके बीच। द बेटर अथॉरिटी ऑफ द कंट्रोल एंड कॉस्ट इफेक्टिव डू टू लेस स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर। बेहतर अथॉरिटी, जो अच्छे अथॉरिटी को कंट्रोल करने के लिए, कॉस्ट इफेक्टिव करने के लिए जो स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उसको रखा जाता है। लेस स्किल अगर रहेगा तो उसमें कुछ कुछ दिक्कतें आ सकती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल करने के लिए, सेंट्रलाइज को कंट्रोल करने के लिए। बट इट्स ब्लॉक टू कैरियर स्ट्रक्चर एंड द रिक्वायर द स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स एंड लीडरशिप। इसीलिए हम जो हॉस्पिटल है वेरी सेंसिटिव है। कैरियर स्ट्रक्चर रिक्वायर स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल को देखते हुए बहुत ही अच्छे स्किल्ड एंड लीडरशिप क्वालिटी रखने वाले को ही किसी ऑर्गेनाइजेशन का अथॉरिटी प्रोवाइड करते हैं। दूसरा हम देखते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइज क्या होता है? एक सेंट्रलाइज पर है, ये डिसेंट्रलाइज है। इट रिड्यूस द बर्डन ऑन द सेंटर अथॉरिटी। जो सेंटर और मेन अथॉरिटी होता है उसमें यह बर्डन को कम करने का काम करता है, क्योंकि यह जो वर्क है उसको पर्टिकुलरली एक पेचेस जैसे पेच या बेंच या बेचेस उसमें यह डिवाइड कर देता है
जिसमें जो मेन बर्डन होता है वो सेंट्रलाइज अथॉरिटी से कम हो जाता है। इट ब्रिंग डिसीजन मेकिंग क्लोजर टू पीपल इन द लोकल कॉन्टेक्ट्स। और ये जो पीपल जो पेशेंट्स होते हैं उसके साथ ये अच्छे से और क्लोज़र हो सकते हैं, क्लोज़र हो जाते हैं अच्छे से उसके साथ, उसके व्यवहार और उसके एटमॉस्फेयर उसके मुताबिक ढल के फेमिलियर हो के उसको वो गाइड करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ग्रेटर पोटेंशियल फॉर द मल्टी सेक्टरल अप्रोच। और जो मल्टी सेक्टर अप्रोच होते हैं उसके लिए भी यह अच्छा होता है। ग्रेटर मतलब उसका पोटेंशियल बढ़ जाता है और अच्छे से इफेक्टिव होता है। इंक्रीज द एफिकेसी ऑफ द स्टाफ ड्यू टू द देयर पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग। और जो स्टाफ होते हैं उसका जो डिसीजन मेकिंग होता है और जो कॉमन सेंस होता है और जो वर्किंग कैपेसिटी होता है वो भी इंक्रीज होता है और एफिकेसी भी उसका बढ़ता है। डिसेंट्रलाइजेशन इज द एग्जिस्टिंग बट मे रन द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन अफेंटेशन इज नॉट पेड टू ऐसे करते हैं। मैं बताता हूँ अभी, तो इतना समझ में आया हम लोग को ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, है ना। तो इसमें जो डिसीजन, ठीक है, तो डिसेंट्रलाइज में क्या होता है कि काम को हम दूसरे के उसमें सेंट्रलाइज में बर्डन नहीं आने देते, जिसके कारण क्या होता है उसमें बर्डन नहीं आता और काम जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। द डिसेंट्रलाइज एग्जिस्टिंग बट मे रन्स ऑर्गेनाइजेशन इफ अटेंशन इज नॉट पेड टू डिक्रीज द डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन अच्छे से इफेक्टिव नहीं रहता। जैसे एक डायरेक्टर होता है, उसके बाद असिस्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके बाद उसके वो होते हैं, क्या होते हैं, वर्कर्स होते हैं, है ना। उसी प्रकार अगर डिग्री ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन ये अटेंशन इज नॉट पेड टू स्किल द एक्सपेंसिव ऑफ द लोकल मैनेजर हिज लीडरशिप क्वालिटीज एंड द टीम स्पिरिट। जो लीडर होना चाहिए उसको जो टीम स्पिरिट के साथ ही और उसको इंक्रीज करने वाला होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं मिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, डिसेंट्रलाइज शुड नॉट बी टोटली फ्री फ्रॉम कंट्रोल ऑफ द सेंटर अथॉरिटी। जो डिसेंट्रलाइज होता है, जिस तरीके से हमने देखा, जो डिसेंट्रलाइज होता है वो अपना जो काम है वो पूरी तरीके से किसको बांट दिया जाता है, अलग अलग बैचेस में, अलग अलग डिवाइड में, यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो उसमें जो सेंट्रलाइज होता है उसका बर्डन कम हो जाता है। लेकिन मिक्स्ड में क्या होता है, जो सेंट्रलाइज हॉस्पिटल होता है उसमें जो बर्डन होता है वो कम नहीं होता, मतलब कम होता है लेकिन वह डायरेक्ट सेंट्रल अथॉरिटी के साथ कांटेक्ट में ही रहता है, उसके कंट्रोल में रहता है, कांटेक्ट में रहता है, जिसके कारण उसमें बर्डन तो रहता है लेकिन एज कम्पेयर टू द सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन यह जो है वो बर्डन कम रहता है। द डिग्री एंड द एक्सटेंस ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन शुड मैच ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स। एंड डिसेंट्रलाइजेशन शुड बी विद इन द पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ ईच ऑर्गेनाइजेशन एंड एट द वेयर नीडेड। तो जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है वह जो पॉलिसी फ्रेम होता है ईच ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, जिससे कि अच्छे से मैनेजमेंट हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं मिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, इट इज़ अ मिक्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड फंक्शन वेयर द पीपल विद द सिमिलर स्किल और द ग्रुप टुगेदर टू एग्जीक्यूट एक्टिविटी टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही अच्छा माना जाता है, जिसमें क्या करते हैं, सब मिलके काम करते हैं, एक गोल जो है कॉमन रहता है, सिमिलर स्किल्स रहते हैं, एक ग्रुप बन के एक्टिविटी को प्रोवाइड
करते हैं। सेकंड, इन द हॉस्पिटल सम पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ स्केलर टाइप ऑफ द फंक्शन विच अदर आर द इनफॉर्मली स्ट्रक्चर्ड। तीसरा देखते हैं, जो सेकंड में जो हॉस्पिटल के सम कुछ पार्ट्स होते हैं वो अपने अलग अलग टाइप से फंक्शन कर सकते हैं, लेकिन जो उनका गोल जो है वो सेम रहता है। तीसरा, हॉस्पिटल प्रोवाइड द पेशेंट केयर विद द मल्टी फंक्शनल टीम कंपेरिजन ऑफ द पीपल विद द डिफरेंट लेवल ऑफ द नॉलेज एंड स्किल। तो अलग अलग नॉलेज एंड अलग अलग स्किल होने के कारण, लेकिन उनका एम एक होता है, हॉस्पिटल में जो पेशेंट आए हैं उसको केयर प्रोवाइड करना, उसका ट्रीटमेंट करना। तो डिफरेंट डिफरेंट स्किल मिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन में एम सेम रहेगा, लेकिन इसमें सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज दोनों का ही काम करेंगे। उसके बाद हम आगे देखते हैं, मिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन में द मैट्रिक्स स्ट्रक्चर गेट्स इट्स नेम फॉर द रिसेंबल टू a table which has both raw and common columns. The functional manager in the matrix work with the project manager to assess the resources requirement. तो जो जो requirements होते हैं डिफरेंट बैचेस में, हॉस्पिटल्स में, नर्सेस के लिए, वो रिक्वायरमेंट जो है वो जो कंप्लीट करता है, किसके द्वारा कंप्लीट किया जाता है? मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह किया जा सकता है ना। एंड देयर टाइमली यूटिलाइजेशन बाय द फंक्शनल मैनेजर, और जो फंक्शनल मैनेजर होता है उसको समय पे वह मैनेज करके रखता है। द जनरल मैनेजर इज एट द टॉप एंड द आउटसाइड द बेसिस मैट्रिक्स नेटवर्क। जो जनरल मैनेजर होता है वह इससे टॉप में होता है इस मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में, और वह सभी को कंट्रोल कर सकता है। इंफॉर्मेशन शेयर इज ए मैंडेटरी इन सच एन ऑर्गेनाइजेशन, और जो भी इंफॉर्मेशन होता है पेशेंट से रिलेटेड उसको शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा द बेसिस ऑफ द हॉस्पिटल टू हैव ए मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर टू क्रिएट द सिनर्जिज्म थ्रू द शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फंक्शनल डिपार्टमेंट इन द हॉस्पिटल। जो फंक्शनल डिपार्टमेंट होते हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं उनके बीच जो कम्युनिकेशन सही होना चाहिए, और सिनर्जिस्टिक इफेक्ट करना चाहिए, एक दूसरे के को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए, जिससे वह आगे चल के एक बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह वह आ सकता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है वह किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर दिया गया है, किस तरीके से यह फॉलो होता है और किस तरीके से यह कंट्रोल होता है, टॉप लेवल से लेके नीचे लेवल तक किस तरीके से यह होता है। सबसे पहले है फंक्शन, दूसरा है हायरार्की। तो एडएलएमएस आता है एमएस के बाद, इसमें जो फर्स्ट फंक्शन होता है वो एचओडी का होता है, एचओडी के बाद एचओयू, उसके बाद सीनियर, उसके बाद जूनियर। जो सीनियर होता है वो सीएमओ को डायरेक्ट रिपोर्ट करता है, और जो नर्स सपोर्टिंग डिपार्टमेंट होता है वह भी एडीएलएमएस को सपोर्ट करता है, और जो डीडीए होता है वह सैनिटरी डिपार्टमेंट्स होता है जिसमें केयर टेकर के रूप में वह अपनी मुख्य भूमिका निभाता है। जूनियर के बाद होता है एएनएस, उसके बाद सिस्टर्स, उसके बाद सीनियर नर्स, उसके बाद नर्स असिस्टेंट। इस तरीके से किसी भी हॉस्पिटल का ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट होता है। अब हम आगे देखते हैं सुपरविजन एंड अथॉरिटी। तो सुपरविजन अथॉरिटी कंट्रोल्स जो हायरार्की एंड द वर्टिकल लिंकेज होता है। इसके अलावा दो ग्रुपिंग एंड हॉरिजॉन्टल लिंकेज होता है ना। उसके बाद हम देखते हैं इंटीग्रेशन, उसके बाद कोऑर्डिनेशन।
Supervision and authority. Hierarchy show the tier of supervision, subordinate relationships, extent to which is should too tall, short, depend on the type and the function of the organization. Span of control, it express the number of the person that manager can डायरेक्टली कंट्रोल टू द सुपरवाइज़र. जो मैनेजर होते हैं वो डायरेक्टली किसको कंट्रोल करते हैं, सुपरवाइज़र को कंट्रोल करते हैं. दिस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द एक्टिविटी, नॉलेज, स्किल एंड लीडरशिप क्वालिटी ऑफ द सुपरवाइज़र, जो कि सुपरवाइज़र के एक्टिविटी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है. एंड यूनिट डिमांड, जो यूनिट डिमांड होता है, द बेसिस प्रिंसिपल ऑफ द स्पाउस ऑफ द कंट्रोल इज द यूनिट ऑफ द कमांड. The subordinate should take the direction from the one authority. So students, आज के लिए हम इतना रखते हैं. आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू वेरी मच. इससे रिलेटेड अगर आपको क्वेरीज हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए. थैंक यू.